यूथ मीडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रताप अभिषेक। आज का ये वीडियो या उन विद्यार्थियों के लिए विशेष तौर पर बना रहे हैं जो MPPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं उन्होंने एक सामान्य परिवार से होते हुए मध्य प्रदेश PSC 2018 बैच में वो चयनित हुए और आज DSP के पद पर कार्यरत हैं प्रशांत शर्मा जी। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। DSP के पद पर आप अभी कार्यरत हैं, तो जो हमारे दर्शक सामान्य दर्शक हैं जो आपके पद के बारे में तो जानते हैं, लेकिन इस पद का में क्या क्या आपके दायित्व आते हैं और क्या पावर रहता है सरल शब्दों में, तो आप इसको थोड़ा सा बताएं। जी, दरअसल ये जो पद है DSP का, ये मुख्य रूप से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा के द्वारा इसमें चयन होता है। फिर हम लोगों की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद जिलों में आते हैं और मूल पद DSP रहता है। लेकिन जब हम सब डिवीज़न मुख्यालय पर होते हैं तो SDOPs कहलाते हैं। हम बड़े महानगरों में ग्वालियर हुआ, जबलपुर हुआ, शहरों में होते हैं तो हम CSP कहलाते हैं। और वर्तमान में मध्य प्रदेश में इंदौर, भोपाल में कमिश्नरी प्रणाली लागू है, तो वहाँ DSP ही ACPs कहलाते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। तो ये पद का जो बाइफरकेशन है वो हो गया है। उसके अलावा जो हम लोगों का काम रहता है वो मूल रूप से सब डिवीज़न में सुपरविज़न का काम रहता है। इस तरीके के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, इसमें आने की आपके प्रेरणा कौन थे? दरअसल मैं स्वयं पुलिस परिवार से आता हूँ। मेरे पिताजी पुलिस में थे, पुलिस विभाग से रिटायर हुए हैं और बचपन से ही पुलिस लाइन में हम लोग रहे हैं, फैमिली क्वार्टर्स में। तो आसपास क्या है, पुलिसिया ही माहौल था। तो बचपन से ही सपना था कि वर्दीधारी पद पर ही जाना है और काफ़ी मैंने प्रयास किए और अंततः मैं फिर पुलिस अधीक्षक के पद पर चयनित हुआ और आज SDOP के रूप में आपके सामने उपस्थित हूँ। जब आपका चयन हुआ तो आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं और पिताजी हैं विशेषकर, उनका क्या रिएक्शन रहा? वो जो रिएक्शन था उसको शब्दों में बयां कर पाना तो बहुत ही मुश्किल काम है। तो वो समय मुझे आज भी याद है, 23 दिसंबर 2017 शाम को 7:30 बज रहे थे जब फाइनल रिजल्ट आया। तो मेरा उसमें DSP के लिए फ़ाइनल नाम आ गया था। तो सबसे पहले मैंने पापा को ही बताया, तो एक पल को तो उनको ही विश्वास नहीं हुआ और मुझे तो हुआ ही नहीं था। फिर हम लोगों ने बहुत अच्छे से लिस्ट को दोबारा देखा, फिर ये विश्वास किया कि हाँ, ये मेरा ही नाम है इस लिस्ट में। और फिर चूँकि उस समय क्या था कि पापा और मैं एक साथ ही थे और फैमिली मेम्बर्स दूसरी जगह पर थे, तो फिर फ़ोन पर उनको बताया तो उनकी भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और मेरी माताजी तो फ़ोन पर ही रोने लगी कि ये मतलब इतना उनको भावुकता जो उनके अंदर से उमड़ गई। तो बहुत ही मतलब भावुक पल था और उस दिन के बाद से बिल्कुल ज़िंदगी एकदम से बदल गई। सर, बात करें PSC परीक्षा की, तो ये परीक्षा किन किन चरणों में होती है, ये ज़रा आप छात्रों को बता सकें। एक्चुअली क्या है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है तो उसके 3 चरण होते हैं। सबसे पहले प्रीलिम्स होता है। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं और दोनों ही पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, जिनमें स्टूडेंट्स को सर्किल डार्क करने होते हैं। और उसके बाद प्रीलिम्स में जो लोग क्वालिफाई होते हैं वो फिर मेंस एग्ज़ाम होता है, उसमें 6 डिफरेंट पेपर होते हैं, पेपर 1, 2, 3, 4, 5, 6 के नाम से। और उसमें अलग अलग सब्जेक्ट रहते हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी और ऐसे वगैरह। तो फिर वो एक्चुअली पेपर डिस्क्रिप्टिव्स होते हैं सारे, उनमें सभी स्टूडेंट्स को लिखना पड़ता है, क्वेश्चंस DSC देती है। और फिर जो स्टूडेंट्स उसमें क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसमें से जो मूल पद रहते हैं उनके 3 गुना बच्चे इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होते हैं। फिर उन 3 गुना बच्चों का इंटरव्यू होता है, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, फिर उनके नंबर के आधार पर और उनकी प्रेफरेंस के आधार पर फाइनल उनके सिलेक्शंस होते हैं। UPSC में तो काफ़ी देखा गया है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम। UPSC में जो एक मतलब आपको हर हालत में इंग्लिश आनी ही चाहिए, तो PSC के एग्ज़ाम में क्या ऐसा है हिंदी इंग्लिश मीडियम का कोई छात्रों को जिसमें मेरिट में कोई समस्या आती हो इस प्रकार? निश्चित रूप से इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसमें जो कंटेंट हैं, जो मटेरियल है स्टडी का, वो ज़्यादा है, परंतु हिंदी भी अपने आप में कम नहीं है। मैं खुद हिंदी भाषी छात्र हूँ, हिंदी माध्यम से मैंने एग्ज़ाम दिया था और मेरे कई साथी हैं हिंदी वाले, और इंग्लिश वाले भी मेरे बैचमेट्स हैं जो मेरे साथ DSP बने, मेरे साथ डिप्टी कलेक्टर्स बने। तो भाषा का कोई ऐसा बहुत ज़्यादा अवरोध मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में नहीं है और इंग्लिश लैंग्वेज को निसंदेह अधिक फ़ायदा मिलता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। शुरुआत करना चाहते हैं MPPSC की प्रिपरेशन की,
तो आपके हिसाब से उनको कब से ये तैयारी शुरू करनी चाहिए? और एक और मेरा इसी से जुड़ा सवाल है कि क्या कोचिंग और सेल्फ स्टडी, आप कौन सा ऑप्शन इसमें से सही मानते हैं? और आपने क्या सेल्फ स्टडी से हासिल किया या फिर आपने भी कोचिंग का सहारा लिया? जी, सबसे पहले आपके पहले प्रश्न का उत्तर दूंगा कि तैयारी कब से प्रारंभ करनी चाहिए। तो पीएससी की जो तैयारी है एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। तो मेरे हिसाब से जब कोई स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन के दौर में हो तब उसको बहुत ही गंभीरतापूर्वक विचार करके उस तैयारी को आगे बढ़ाना चाहिए, और ग्रेजुएशन कंप्लीट होते समय या एक आध वर्ष पहले वो गंभीरता से प्रयास करे तो अगले 2 या 3 साल में उसका फाइनल चयन हो सकता है। दूसरा, फिर आपका प्रश्न था कि कोचिंग और सेल्फ स्टडी दोनों ही अपने आप में ऑप्शन हैं, और किस स्टूडेंट्स की क्या बैकग्राउंड है या क्या स्थिति है, वो किस जगह से आता है, तो उन सब पर सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। उसके अलावा ये है कि कोचिंग जब आप जाते हो तो आपको मार्गदर्शन मिलता है, आपको एक माहौल मिलता है ना। लेकिन जो छात्र कोचिंग नहीं जा पाते हैं या नहीं जा पा रहे हैं या उनकी कोई ऐसी परिस्थितियां हैं, तो सेल्फ स्टडी से भी सफलता पाई जा सकती है। मेरा ये रहा है कि मेरी जो तैयारी थी वो 80% के लगभग सेल्फ स्टडी थी और 20% के लगभग मार्गदर्शन में थी। तो मेरे तैयारी के दौरान के गुरु रहे हैं परिहार सर, जो कि गुना में हैं। तो मैं रेगुलर उनके पास नहीं जा पाता था, मैंने उनकी रेगुलर क्लासेस नहीं कर पाई हैं, लेकिन जब भी मुझे समय मिलता था तो मैं वहाँ जाता था उनके पास और उनसे मैं मार्गदर्शन लेता था। तो इस तरह से हो जाता है। मीन्स रहता है, मीन्स में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको एक अभ्यर्थियों को अपने आप को सुदृढ़ बनाना चाहिए, विशेषकर राइटिंग स्किल्स पे उसकी अच्छी पकड़ होना चाहिए, उसके बारे में क्या है? हाँ, मेंस का ऐसा मेरा मानना है, और जो सीनियर्स हैं उन्होंने भी मुझे बताया था कि द राइटिंग इज़ द की टू सक्सेस ऑफ मेंस एग्ज़ाम। मतलब जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतना ज़्यादा आपको लाभ होगा। तो मेंस जिन स्टूडेंट्स का प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो उनको पढ़ने से भी ज़्यादा ध्यान लिखने पर देना चाहिए। मतलब यदि आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो आपको 3 और 4 घंटे लिखना है। यदि आप 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो आपको 6 से 8 घंटे लिखना है। तो मेंस का जो है ना, मतलब जो उसकी की है वो मतलब मोर एंड मोर प्रैक्टिस है। जो आप राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे ना, वो आपको मेंस में बहुत काम आती है। बाकी जो है सत्य वही मैं कहूँगा कि जो सक्सेस है वो एक तो एक दिन का काम नहीं है, वो एक सतत और लंबी चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें आपको थोड़ा समय भी लग सकता है। तो पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक आपकी जो ऊर्जा है, आपका जो जज्बा है, आपका जो समर्पण है, उतना बरकरार रखना चाहिए। और जो कहते हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, तो ये बिल्कुल सही बात है। सफलता एक निश्चित समय के बाद ही मिलती है, निश्चित मेहनत के बाद ही मिलती है, निश्चित समर्पण के बाद ही मिलती है। तो मैं बस स्टूडेंट से यही कहना चाहूँगा कि यदि आपने कोई लक्ष्य मन में ठान लिया है कि हमको ये काम करना है, तो ना तो कोई लक्ष्य बहुत ज़्यादा बड़ा है, ना कोई एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा बड़ा है। केवल राइट डायरेक्शन में और राइट प्रोसेस से जब आप मेहनत करते हो तो आपको जो रिजल्ट्स हैं ना, वो भी परफेक्ट मिलते हैं। 5वां अटैम्प्ट था आपका ये MPPSC में। तो सर लगातार आपने 4 अटैम्प्ट इसके पहले दे चुके थे, तो आपको कहीं ये नहीं लगा कि मैं कहीं किसी गलत दिशा में प्रयास कर रहा हूँ, या आपको ये लगा हो कि किसी दूसरी नौकरी में ट्राई कर लेते हैं? तो आपने लगातार ये मोटिवेशन 5 बार तक बनाए रखना काफ़ी मुश्किल रहता है, और कई बच्चे हो सकता है ऐसा करते भी हों और सफलता कई लोगों को नहीं मिलती है, लेकिन आपको सफलता मिली। तो आप क्या इसमें आप मोटिवेट रहे? जी, बिल्कुल सही आपने जानकारी जुटाई है मेरे बारे में कि ये मेरा 5वां प्रयास था, 5वां इंटरव्यू था। इसके पहले 4 बार मैं इंटरव्यू से बाहर हो चुका था। तो मन में कुछ ऐसी ललक थी और एक ऐसा सपना था कि पुलिस की नौकरी में ही जाना है, कोई दूसरी नौकरी नहीं करनी है। और तो इस संबंध में जो आप कह रहे हो कि कैसे आपका मोटिवेशन रहा, तो किसी शायर की 4 लाइनें हैं जो हमेशा मेरा मोटिवेशन बरकरार रखती रही हैं, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। हालात के कदमों पर सिकंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों पर सिकंदर नहीं गिरता, टूटा कोई तारा तो जमी पर नहीं गिरता। हालात के कदमों पर सिकंदर नहीं गिरता, टूटा कोई तारा तो जमी पर नहीं गिरता। गिरते हैं शौक से दरिया समंदर में, गिरते हैं शौक से दरिया समंदर में, लेकिन किसी दरिया में कभी समंदर नहीं गिरता। तो ये मेरा मोटिवेशन रहा कि कुछ और दूसरी नौकरी नहीं करनी है, पुलिस में ही जाना है। सर अब आते हैं, थोड़ा सा विषय को चेंज करते हैं और आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़े से मैं प्रश्न पूछता हूँ। सर मुझे पता चला है कि आपने जो 2020-21
के समय आपका वेट काफ़ी ज़्यादा था और अमूमन देखा भी जाता है कि पुलिस विभाग में फ़िटनेस को काफ़ी अभी के कुछ वर्षों में बहुत ज़्यादा महत्व देने लगे हैं। तो आपने सर ये जो गोल था वो कैसे अचीव किया? क्योंकि आपका बता रहे हैं कि 21 किलो वेट आपने तकरीबन 1 साल के अंदर कम किया। तो क्या क्या ऐसे आपने फ़िटनेस के टिप्स कुछ आप देना चाहें, आपने क्या किया उसमें? मैं जब ट्रेनिंग एकेडमी में पहुंचा ट्रेनिंग स्टार्ट करने के लिए, तो वहां पहले ही दिन वेट मेजरमेंट हुआ। तो आपको आश्चर्य होगा कि मेरा 102 kg वेट था। तो वो मेरे लिए 102 किलो। जी 102 किलो। तो मैं पूरे बैच में सबसे ज़्यादा वेटेड कैंडिडेट था। तो मुझे ये लगा कि ये स्थिति बहुत ही गंभीर है और इसमें परिवर्तन लाना चाहिए, तभी आगे कुछ बहुत अच्छा हो पाएगा। तो पूरी ट्रेनिंग के दौरान मैंने प्रॉपर गाइडेंस में, प्रॉपर डाइटिंग के साथ, प्रॉपर एक्सरसाइज के साथ और प्रॉपर रेस्ट के साथ उसको लगभग 18 to 20 kg मैंने लूज किया था वेट। और मेरे साथी भी थे बैच में, तो हम 3-4 साथियों का मिलकर ही ये कॉमन गोल था कि जब एकेडमी से बाहर निकलेंगे 1 साल बाद, तो मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना वेट लूज करना है। तो हम लोगों ने किया उस चीज़ को। तो अभी भी फिटनेस जर्नी मेरी जारी है। तो अब हालांकि उतना टाइम तो नहीं मिल पाता है एकेडमी में, आप दिन भर भागते ही दौड़ते रहते हो। अब चूँकि जब आप आ जाते हो फील्ड में तो समय की कमी होना स्वाभाविक है। तब भी मुझे जब भी समय मिलता है तो मैं साइकिलिंग, रनिंग, स्विमिंग ये सब मैं करके अपने आप को फिट रखने की कोशिश करता हूँ। तो सर आप यानी कि वेट ट्रेनिंग करते हैं या फिर कंडीशनिंग और उस प्रकार की एक्सरसाइज करते हैं? मैं योगा भी करता हूँ, मैं कार्डियो भी करता हूँ, मैं वेट ट्रेनिंग भी करता हूँ और मेरे मतलब अलग अलग दिनों में अलग अलग एक्सरसाइज होता है। तो वो डिफरेंट एक्सरसाइज रहती हैं, तो उससे मन भी लगा रहता है और अच्छा चलता है। फिर पुलिस विभाग चूँकि 24 घंटे की नौकरी है, उसमें आपने जो अनुभव किया हो कि फिटनेस उसमें कितना महत्वपूर्ण आपकी जॉब प्रोफाइल में आपको एक दूसरे लेवल पे ले जाने में मदद करती है? निश्चित रूप से पुलिस की बात करें या पुलिस से हट के सामाजिक जीवन की बात करें तो फिटनेस तो आपको हर परिस्थितियों में आपका साथ देती है। और चूँकि हमारे पूर्वजों ने भी कहा है कि पहला सुख निरोगी काया, इस तरह के कुछ स्लोगन्स हैं। तो जब आपकी जो काया है, शरीर है, वो स्वस्थ रहेगा तो बहुत अच्छे से आप काम कर पाएंगे। ऐसा भी कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। तो वही है कि न केवल पुलिस में बल्कि पुलिस के अलावा भी फिटनेस हमेशा आपका साथ देती है। आपका जो शरीर है आपका हमेशा साथ देता है। और निश्चित रूप से पुलिस में तो इसका इसलिए भी महत्व बढ़ जाता है क्योंकि हम लोगों की 24/7 जॉब रहती है। कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं है, खाने का समय फिक्स नहीं है, सोने का समय फिक्स नहीं है और जो टाइम टेबल के अलावा नौकरी करने का जो तरीका कुछ भी बता यहाँ फिक्स नहीं है। तो अगर आप फिट होते हैं ना तो इन सब चीज़ों से आप 2-4 हो लेते हैं। अगर आप फिट नहीं होंगे तो आप परेशान रहेंगे। अभी अपने जहाँ पर आपकी ड्यूटी है वहाँ पर नाइट में आपने गश्तिंग की थी, और तो क्या आपकी सोच रही कि रात में 3 बजे 4 बजे आप साइकिलिंग कर रहे हैं, तो क्या आपने सोचा इस बारे में? एक्चुअली क्या उस दिन मैं मॉर्निंग में साइकिल नहीं चला पाया था किसी कारण से। मुझे उसके एक दिन पहले देर रात हो गई थी ड्यूटी करते हुए, तो उस दिन की मेरी साइकिलिंग स्किप हो गई थी। और फिर शाम को कॉम्बिंग गश्त थी पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर। तो फिर मैंने ये सोचा कि क्यों ना साइकिल से ही नगर का भ्रमण किया जाए। तो उससे 2 काम मेरे हो गए थे। एक तो उस दिन की मेरी साइकिलिंग की पूर्ति हो गई थी कि साइकिलिंग जो मेरी नहीं हो पाई थी उस दिन वो हो गई थी। और दूसरा मेरा उद्देश्य ये था कि चूँकि पिछोर में कई गलियों से मिल के बना हुआ शहर है, तो कई गलियाँ ऐसी हैं जहाँ जो पुलिस के बड़े वाहन नहीं पहुँच पाते हैं। तो फिर मैंने कहा उन गलियों में, उन जगहों पर साइकिल से जाया जाए और एक मैसेज भी कह सकते हैं आप फिटनेस को लेकर। तो वो यही सब उद्देश्य था। और फिर आपके मीडिया साथियों ने उसको काफ़ी हाइप दिया, तो मैंने फिर उसी उद्देश्य को लेकर उसने साइकिलिंग की थी। स्टाफ को भी अच्छा लगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, उसकी सराहना जितनी की जाए उतनी कम है, क्योंकि आपने अपने चैम्बर से निकलकर और विशेषकर रात में ये किया तो बाकी में सराहनीय, और नागरिकों ने भी उसका पॉजिटिव रिस्पांस दिया। मैंने और भी लोगों से बात की जहाँ पर आपकी पहले पोस्टिंग थी, तो हर जगह आपकी जो तारीफ़ें सुनने को मिलती हैं। तो ऐसा आप क्या आपने अपने वर्किंग कल्चर में ऐसा इंक्लूड किया है? जो भी आम नागरिक भी आपसे कोई शिकायत लेके आता है तो वो भी कहता है कि एसडीओपी साहब का व्यवहार बहुत अच्छा है। सभी पुलिस वाले बहुत अच्छे से व्यवहार कर रहे हैं और मध्य प्रदेश पुलिस इस मामले में बहुत सजग है। आप अन्य प्रदेशों की तुलना में देखेंगे तो पुलिस की जो पब्लिक से डीलिंग है मध्य प्रदेश में बेहतर है। तो मैं भी उसी परंपरा को निभा रहा हूँ। और कोई फरियादी यदि आता है तो हमको उसको पहले बहुत अच्छे से सुन लेना चाहिए
ऐसा माना जाता है कि सुन लेना ही सामने वाले की आधी समस्याओं को कम कर देता है। तो मेरा भी कुछ अलग से कुछ नहीं है, जितनी आपने तारीफ़ें करी मैं खुद को इस लायक नहीं समझता। बाकी मेरा उद्देश्य यही रहता है कि चाहे मेरे सबऑर्डिनेट हो, चाहे आम जनता हो या कोई व्यक्ति हो, यदि कोई मेरे पास आ रहा है तो मैं उसको अधिक से अधिक लाभान्वित करने की कोशिश करता हूँ। तो फिर इन्हीं सब के परिणाम स्वरूप पुलिस की जो नौकरी रहती है वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण मानी जाती है। तो अभी तक के आपके जो सर्विस में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो या किसी फेमस अपराधी को आपसे रूबरू हुए हों या कोई भी इस तरीके का कोई अगर वाकया हो तो आप? निश्चित रूप से पुलिस की नौकरी बिल्कुल चुनौतीपूर्ण है और कई डायरेक्शन में चलती है पुलिस की नौकरी। और पुलिस ही एकमात्र ऐसा विभाग है जिसकी आवश्यकता सभी को है, जनता को भी है और अन्य विभागों को भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि पुलिस का जो काम है वो अपराधों की रोकथाम और अपराधों का निराकरण और आम जनता को एक भयमुक्त वातावरण का निर्माण करके देना। तो ये है पुलिस की नौकरी, अपने आप में एक अनोखी नौकरी है। इस नौकरी में रहते हुए आप बहुत सारे अनुभवों को ले लेते हैं। मेरे साथ भी एक वाक़या हुआ था, मैं जब प्रोबेशनर था गुना ज़िले में, तो एक 24 घंटे की नवजात शिशु का शव मिला था। तो जब मैंने उसको प्रथम दृष्टया देखा तो मेरी जो कहते हैं ना कि आत्मा काँप गई। तो आप सोच सकते हो कि 24 घंटे का बच्चा मतलब वो सड़क पर लावारिस हालत में मृत अवस्था में मिला। तो बिल्कुल अंदर से आवाज़ आई कि कैसे भी करके मतलब जिन्होंने भी ये सब किया है उन तक पहुंचना है, उनको सज़ा दिलवाना है। तो फिर मैंने काफ़ी प्रयास किया, मेरी टीम थी, एसपी सर का मार्गदर्शन था और आप आश्चर्य करेंगे कि 16 घंटे के अंदर हम लोग आरोपियों तक पहुँच गए थे। सर, आपने अपना इतना बिजी शेड्यूल में से हमें समय दिया, इसके लिए आपका